हमने पिछले चैप्टर में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ा था कि 1298 में सबसे पहले कदर का आक्रमण हुआ, 1299 में सल्दी का आक्रमण हुआ, 1299 में ही कुतलक ख्वाजा का आक्रमण हुआ, 1303 में तारगी ने आक्रमण किया, 1305 में तारगी, तारताक और अली बेग तीनों ने मिलकर आक्रमण किया और 1306 में हमने पढ़ा था कि कबक, इकबालमंद और तैयबू इन्होंने मिलकर के इन तीनों मंगोल आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। ये सारे दवा खां के पुत्र थे और दवा खां की मृत्यु 1306 में हुई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के राज्य पर कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। इन मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला हमने कल पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी आक्रामक नीति के साथ किया। उसके जो योग्य सेना नायक थे, 4 प्रसिद्ध सेनापति थे इसके, अल्प खां, जफ़र खां, उलुग खां और नुसरत खां। ये 4 खान कहलाते थे। तो जफ़र खां इसमें जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि युग का रुस्तम कहलाता था। तो ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। अब आज हम अलाउद्दीन खिलजी के भारत के अलग अलग इलाकों को उसने कैसे जीता, उसके आंतरिक अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु था साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के 3 बिंदु थे: निरंकुशता, धर्म व राजनीति का पृथक्कीकरण और साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद में अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था और उसने सिकंदर उस सानी की उपाधि भी ली और अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। लेकिन अपने दिल्ली के कोतवाल मित्र अलाउल मुल्क के परामर्श पर उसने विश्व विजय का स्वप्न त्याग दिया और सबसे पहले हिंदुस्तान की विजय करने का फैसला किया। हिंदुस्तान की विजय करने का जो उसका फैसला था, जो उसका साम्राज्यवाद का जो उसका अभियान था, उसके पीछे अमीर खुसरो की प्रेरणा भी थी। अमीर खुसरो ने कहा था कि एक शासक के लिए सबसे उत्तम नीति यही होती है कि जब तक जीतने योग्य क्षेत्र उपलब्ध हैं उन्हें जीतना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार जीतने योग्य क्षेत्र होने तक शासन के विस्तार में भाग लेता था। तो खुसरो का ये भी कहना था कि न केवल जीतना है नए प्रदेशों को, बल्कि उन पर कब्ज़ा भी अपना बरकरार रखना है ताकि विजय हमारी स्थायी हो। तो इसी आदर्श को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया और हिंदुस्तान को जीतने का कार्य आरंभ किया। इस कड़ी में उसके हम 2 अभियान देख सकते हैं, उत्तर भारत में अभियान और दक्षिण भारत में अभियान। उत्तर भारत में उसके द्वारा गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालोर, ये अभियान उसके द्वारा उत्तर भारत में किए गए। सबसे पहले गुजरात में 1298 में अभियान किया। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान पर 1301 में, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह पर 1303 में, मालवा पर 1305 ईस्वी में, जालोर के पास में जो सिवाना है वहाँ के शासक शीतल देव पर आक्रमण 1308 में और जालोर के कानड़ देव पर 1311 ईस्वी में उसने आक्रमण किया और सफल हुआ। दक्षिण भारत में उसने अपने सेनापतियों को भेजा। गुजरात अभियान से उसको मलिक काफूर प्राप्त हुआ था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति बन गया और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व इसी मलिक काफूर ने किया था। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में 1307 पर आक्रमण किया, वारंगल का अभियान 1309, होयसल का अभियान 1310 और पांड्य का अभियान 1311। देवगिरी में यादव वंश का शासन था, वारंगल में काकतीय वंश का शासन था, होयसल में द्वार समुद्रों का शासन था और पांड्यों का शासन मदुरै में था। तो ये सारे अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किए गए।
अब अलाउद्दीन खिलजी के जो ये अभियान थे, इनके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था। उसने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति प्रत्यक्ष विलय की नीति का सहारा लिया। उत्तर भारत में उसने जो भी इलाके जीते उनको सीधा सल्तनत में मिला लिया। ये नीति एक प्रकार से समुद्रगुप्त के द्वारा पूर्व काल में जो प्रसभोद्धरण की नीति, प्रत्यक्ष विलय की जो नीति थी, उसी की कॉपी थी। इस नीति का अनुसरण उसने उत्तर भारतीय राज्यों के प्रत्यक्ष विलय में किया। दक्षिणी राज्यों के प्रति भी उसने समुद्रगुप्त की ही तरह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। अर्थात दक्षिणी भारत के जो ये देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरै के जो राज्य थे, इनको जीत करके, इनको अधीनता स्वीकार करके, इनसे कर लेना स्वीकार करके इन राज्यों को पुनः इनके शासकों को सौंप दिया। ऐसी ही नीति पूर्व काल में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति अपनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के राज्यों के प्रति यही नीति अपनाई। इसलिए स्टैनले जो इतिहासकार हैं, वो समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत युग का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण के हिंदू राजाओं को विलय नहीं किया, बल्कि उनको उसी स्थिति में रहने दिया, उनसे केवल कर वसूल किया। शत्रु को मित्र बनाने की अलाउद्दीन खिलजी की यह जो नीति थी, ये उसे फ़ायदा देने वाली सिद्ध हुई। कालांतर में अकबर ने भी इसी नीति को अपनाया। अब हम सबसे पहले गुजरात अभियान के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात अभियान जो बघेल राजा रायकर्ण था गुजरात में, जिसको कर्णदेव भी कहते थे। कर्णदेव की पत्नी का नाम कमला देवी था और उसकी पुत्री का नाम देवल देवी था। गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। गुजरात चूँकि दक्षिण जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से गुजरात को जीतना बहुत आवश्यक था। गुजरात अपने समृद्ध व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, अतः गुजरात को जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1297-98 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां को सेना देकर के गुजरात भेजा। उन्होंने दिल्ली से रवाना होने के बाद जैसलमेर के रास्ते गुजरात में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने मार्ग में जैसलमेर जीता। उसके बाद उन्होंने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस बात का उल्लेख अमीर खुसरो भी करता है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के दौरान इस सोमनाथ मंदिर को काबा की ओर झुका दिया गया। तो गुजरात पर आक्रमण का मुख्य कारण बंदरगाहों पर उतरने वाले अच्छे घोड़ों पर अपना कब्जा करना था, ताकि सल्तनत को अच्छे घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गुजरात में राजा रायकर्णदेव परास्त हुआ और उसकी पत्नी कमला देवी जो थी, उसको मलिक काफूर दिल्ली लेके आ गया। मलिक काफूर भी यहीं से प्राप्त हुआ था। उलुग खां और नुसरत खां ने ये गुजरात अभियान किया था। मलिक काफूर जो था वो 1000 दिनारी उसको कहा जाता था, क्योंकि नुसरत खां ने उसे गुजरात के बाज़ार में 1000 दिनार के अंदर ख़रीदा था। तो ये मलिक काफूर आगे चल कर के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सारे अभियानों का नेतृत्व करने वाला बना। अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली में कर्णदेव की जो रानी थी कमला देवी, वो भी लाई गई और कमला देवी को मलिकाए जहाँ की उपाधि मिली। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। कमला देवी की जो पुत्री थी देवल देवी, वो अपने पिता कर्णदेव के साथ देवगिरी भाग गई। सुल्तान का जो साला था अल्प खां, उसको गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो ये गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी का जो था वो 1297-98 में पूरा हुआ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि गुजरात अभियान से जब सेनाएं वापस लौट रही थी, तो लूट के माल के बंटवारे को लेकर के जो नए मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के समय में सल्तनत के सेना में शामिल हुए थे, नवीन मुसलमान जिनको कहा जाता था,
जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने रहने के लिए दिल्ली में मंगोलपुरी बसाई थी, हाल ही में इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। उन मंगोलों का जो नवीन मुसलमान थे, उनका जो नेता था मोहम्मद खां, उसका लूट के माल के बंटवारे को लेकर के उल्लुग खां और नुसरत खां के साथ विवाद हो गया। तो मोहम्मद खां ने विद्रोह कर दिया नवीन मुसलमानों ने, और लूट का माल जो लाया जा रहा था दिल्ली, उसमें से काफ़ी हिस्सा लूट लिया। उसके बाद में मोहम्मद खां जो था वो भाग करके शरण लेने के लिए रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान के पास चला गया। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी का अगला जो आक्रमण हुआ वो रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान के विरुद्ध हुआ, क्योंकि हमीर देव चौहान ने उसको शरण दे दी थी, शरणागत को। इस प्रकार की हट उसने कर ली थी। खैर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि उल्लुग खां और नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात जीतने के लिए भेजा, वो उसमें सफल रहे। अल्प खां को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान रहा रणथंबोर पर। तो रणथंबोर के अभियान को अपन पढ़ लेते हैं। रणथंबोर में हमीर देव चौहान शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया। हमीर देव चौहान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और हमीर देव चौहान के वीर गति में प्राप्त होने के बाद में उसकी जो रानी रंग देवी थी, उसने जौहर कर लिया। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया 1303 ईस्वी में। तो इस प्रकार 1301 ईस्वी में ये रणथंबोर का अभियान पूरा हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का, जैसा आपको पता है कि रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि जो नवीन मुसलमान था मंगोल नेता मोहम्मद खां, जो गुजरात अभियान में विद्रोह करके भग गया था, उसको हमीर देव चौहान ने शरण दी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण करके उसे जीत लिया। उसके बाद में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रावल रतन सिंह को परास्त करके चित्तौड़ को जीत लिया, और चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा और अपनी पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। तो ये 1303 में चित्तौड़ विजय का कार्य पूरा हुआ। चित्तौड़ अभियान के बारे में ये कहा जाता है कि रावल रतन सिंह की जो रानी थी पद्मनी, उसको प्राप्त करने के लिए ये अभियान किया गया था। लेकिन देखा जाए तो चित्तौड़ गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण दुर्ग था। इसको जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि गुजरात और दक्षिण जाने वाले मार्ग सुरक्षित हो सकें। तो राजनीतिक उद्देश्य से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और कहा जाता है कि पद्मनी ने जौहर किया, और 1303 में रावल रतन सिंह युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसी चित्तौड़ अभियान में रानी पद्मनी को अलाउद्दीन खिलजी के शिविर से छुड़ाकर लाने में गोरा और बादल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको हम पद्मनी की कथा में पढ़ते हैं। पद्मनी की कथा जो दशरथ चौहान, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक लिखी है, उसको वो सत्य मानते हैं पद्मनी की कथा को। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में जो पद्मावत लिखा था, उसमें ये पद्मनी की कथा का वर्णन आता है। कहा जाता है कि रानी पद्मनी सिंघल देश की राजकुमारी थी, और सिंघल देश का जो राजा था वो था गंधर्वसेन। रानी पद्मनी की सुंदरता पर आकर्षित होकर के रावल रतन सिंह
सिंघल देश पहुंचा। उसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने का, राजकुमारी पद्मिनी से विवाह का निश्चय किया, परंतु राजा गंधर्वसेन जो सिंघल देश का राजा था वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो कथा कहती है कि जो रावल रतन सेन था उसने साधु का वेश बना लिया और 12 वर्ष तक इंतज़ार किया विवाह के लिए। उसकी इतनी पद्मिनी के प्रति निष्ठा देख करके गंधर्व सेन ने पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर दिया। उसके बाद रावल रतन सिंह यहाँ चित्तौड़ आ गया और चित्तौड़ आने के बाद में वहाँ पर रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह रहने लगे। एक दिन रावल रतन सिंह का जो तांत्रिक था वो उससे रावल रतन सिंह नाराज़ हो गया और वो तांत्रिक गुस्से में रावल रतन सिंह को सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और उस अलाउद्दीन खिलजी को उस तांत्रिक ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया, जिससे रावल रतन सिंह जिससे अलाउद्दीन खिलजी बड़ा आकर्षित हुआ पद्मिनी की ओर और 1303 में ये आक्रमण उसने किया। तो ये पद्मावत में ये कथा आती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। नहीं, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। 1540 की पद्मावत में ये कहानी आती है। तो ये तो मैंने आपको एक चित्तौड़ अभियान पर जो ये कहानी थी आक्रमण की अलाउद्दीन खिलजी की पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, वो मैंने आपको बताई। अब 1303 में जब उसने चित्तौड़ जीत लिया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान किया और मालवा जीतने के लिए उसने अपने प्रसिद्ध प्रशासक और साहित्यकार ऐनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा। तो ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने 1305 में मालवा जीत लिया। उसके बाद 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के पड़ोस में जो सिवाना का इलाका था वहाँ के शासक शीतल देव को हराकर सिवाना दुर्ग जीता। सिवाना दुर्ग जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा। कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये सिवाना दुर्ग 1308 ईस्वी में जीता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उस समय कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर के शासक कानड़ देव चौहान को परास्त किया। सोनगरा चौहान था, उसका पुत्र वीरम देव भी मारा गया और जालोर का नाम जलालाबाद रखा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिवाना दुर्ग का नाम तो उसने खैराबाद रखा था और जालोर दुर्ग जीतने के बाद में उसका नाम जलालाबाद रखा था। चित्तौड़ जीतने के बाद में चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम उसने खैराबाद रखा और 1311 में जालोर दुर्ग जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम जलालाबाद रखा। और इस अभियान में, सिवाना और जालोर के अभियानों में कमालुद्दीन गुर्ग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये तो हमारे उत्तर भारत के उसके अभियान हो गए। तो उत्तर भारत के अभियानों में हमने सबसे पहले 1297-98 में गुजरात का अभियान पढ़ा, जिसमें उल्लुग खां और नुसरत खां इन्होंने ये अभियान जीता। उसके बाद 1297-98 के इस अभियान के बाद 1301 में रणथंबोर अभियान, हमीर देव चौहान को परास्त किया। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ अभियान, जिसमें रावल रतन सिंह को परास्त किया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया। उसके बाद 1305 में ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा जीता। 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना जीता और नाम खैराबाद रखा। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग की मदद से जालोर दुर्ग भी जीता। कानड़ देव चौहान परास्त हुआ और जालोर का नाम जलालाबाद रखा गया। तो ये उसके उत्तर भारत के अभियान हुए।
और दक्षिण भारत के अभियान में हम पढ़ेंगे कि सारे अभियान लगभग मलिक काफूर जो गुजरात से प्राप्त किया था, उल्लुग खां और नुसरत खां उसको 1000 दिनार में ख़रीद के लाए थे। तो ये एक हिजड़ा था, लेकिन सैनिक योग्यता काफ़ी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण अभियानों का नेतृत्व करता किसको बनाया? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर के द्वारा सबसे पहले 1307 में देवगिरी का अभियान हुआ। उसके बाद 1309 में तेलंगाना का अभियान किया गया और उसके बाद 1310 में होयसल के ऊपर अभियान किया और 1311 में पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया मदुरै में। तो ये 4 इलाकों पर, दक्षिण की 4 रियासतों पर मलिक काफूर ने क्रमशः इस प्रकार आक्रमण किए। 1307 में देवगिरी पर, 1309 में वारंगल पर, काकतीय राज्य पर, उसके बाद में 1309 में द्वार समुद्र के होयसल राज्य पर आक्रमण किया और 1310 में द्वार समुद्र के होयसल राज्य पर और 1311 में मदुरै के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। तो इसमें अभियानों का जो क्रम था, सबसे पहले देवगिरी, उसके बाद वारंगल, फिर होयसल और फिर मदुरै के पांड्य राज्य पर आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक अभियान होते थे, उन अभियानों का कई बार उसमें अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो की पुस्तक खजायन उल फुतूह में मिलता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चित्तौड़ अभियान के वक्त स्वयं अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो ने फ़ारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी है खजायन उल फुतूह, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के सारे विजय अभियानों का जिक्र मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में देवगिरी के शासक रायकर्ण के ऊपर आक्रमण किया 1307 ईस्वी में। फरिश्ता जो था उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात अभियान जब हुआ था, नुसरत खां और उल्लुग खां ने किया था 1297-98 में, तो गुजरात का राजा कर्णदेव और उसकी पुत्री देवल देवी वो गुजरात से भाग गए थे। तो गुजरात का राजा कर्णदेव और उसकी पुत्री देवल देवी वहाँ से देवगिरी भाग गए थे और देवगिरी में उन्होंने शरण ले ली थी। जबकि कर्णदेव की जो पत्नी थी कमला देवी, उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास पेश किया गया, जहाँ उसने उसको विवाह करके अपनी रानी बना लिया था। तो देवगिरी जो था वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। ये यादव वंश का शासक था। तो 1307 में मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव परास्त हुआ और देवल देवी को वहाँ से पकड़ लिया गया, जो गुजरात के राजा कर्णदेव की पुत्री थी। देवल देवी को फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया गया। अमीर खुसरो की जो पुस्तक है आशिकी, उसमें खिज्र खां और देवल देवी के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। बाद में रामचंद्र देव जब परास्त हो गया, देवगिरी का यादव वंश का राजा, तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने जो रामचंद्र था देवगिरी का शासक, उसको राय की उपाधि दी और हरी छतरी के इस्तेमाल का अधिकार भी दिया और उसको नवसारी का जिला जो अलग से उसके राज्य में जोड़ करके उसको उसका पूरा राज्य वापस सौंप दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली।
रामचंद्र देव की जो पुत्री थी इल्लपाली, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। और बाद में ये रामचंद्र जो देवगिरी का शासक था, ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियानों में मुख्य सेनापति भी, दक्षिणी सीमांत का मुख्य सेनापति भी बन गया, क्योंकि रामचंद्र देव ने दक्षिण भारत के अभियानों में जो मलिक काफूर कर रहा था उसमें कई बार मदद की। रामचंद्र देव ने अपनी तरफ से परशुराम दलावे को दक्षिणी सीमांत का मुख्य सेनापति बनाया और अपने बाज़ारों को मलिक काफूर के लिए खुलवा दिया। तो ये देवगिरी का जो अभियान मलिक काफूर का था 1307 ईस्वी का, वो सफल रहा। उसके बाद में 1309 में उसने तेलंगाना में स्थित वारंगल राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था और इस वंश के शासक गणपति की पुत्री रुद्रम्बा देवी पहले हुई थी, जिसका इटालियन यात्री मार्को पोलो ने वर्णन किया था। जब मलिक काफूर वारंगल पहुंचा तो वहां पर काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय का शासन था। उसे लहर देव भी कहा जाता था। इस अभियान में तेलंगाना के सरवर दुर्ग में रावत महिलाओं ने जौहर किया था, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने भी किया है। यहीं पर प्रताप रुद्र देव इस अभियान में मलिक काफूर के सामने टिक नहीं सका और प्रताप रुद्र देव परास्त हो गया। प्रताप रुद्र देव ने फिर अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाई और उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर मलिक काफूर को भेंट कर दी। कोहिनूर हीरे का पहला साक्ष्य इसी समय में मिलता है, जो कि प्रताप रुद्र देव द्वितीय के द्वारा अपनी सोने की मूर्ति में माला के अंदर पहनाकर दिया गया था। ये गोलकुंडा की हीरे की खान से निकला था। खाफी खां के अनुसार यह हीरा मलिक काफूर ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये मुबारक खिलजी के पास चला गया। वारंगल के काकतीय राज्य से अमीर खुसरो कहता है कि मलिक काफूर को इतना धन प्राप्त हुआ कि 1000 ऊँटों पर ये लूट का माल लाद करके दिल्ली ले जाया गया था। कितने ऊँटों पर? 1000 ऊँटों पर। तो ये वारंगल का अभियान 1309 ईस्वी में पूरा हुआ। उसके बाद आजकल का जो मैसूर राज्य है, जिसको होयसल राज्य कहा जाता था, यहाँ पर द्वार समुद्रों का शासन था। इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। तो होयसल वंश का शासन था, द्वार समुद्र उसकी राजधानी थी, जिसको आजकल हलेबीड कहा जाता है। उस समय मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र पर, तो यहाँ का शासक होयसल वंश का वीर बल्लाल तृतीय था। मलिक काफूर के आक्रमण के सामने वीर बल्लाल तृतीय ने सरेंडर कर दिया। ईसामी कहता है कि वीर बल्लाल तृतीय को दिल्ली भेजा गया, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने उसे रत्न जड़ित वस्त्र प्रदान किया। बल्लाल तृतीय ने ही अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण में नीचे की ओर माबर प्रदेश के मार्ग की जानकारी दी थी, क्योंकि पांड्य राज्य में ये माबर प्रदेश आता था और वहाँ पर भी मलिक काफूर जाना चाहता था। तो इस वीर बल्लाल तृतीय ने पांड्य राज्य जाने का रास्ता मलिक काफूर को बताया। उसके बाद पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। कयूम चाय बना। हाँ, तो पांड्य राज्य पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। पांड्य देश को मुस्लिम लेखक माबर कहते थे। पांड्य राज्य ने ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं मानी और मलिक काफूर के आक्रमण के बाद भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। पांड्य देश में पहले जो शासक था कुलशेखर मारवर्मन, उसकी मृत्यु हो गई थी 1311 ईस्वी में। उसके बाद मारवर्मन, कुलशेखर मारवर्मन के जो 2 पुत्र थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, इन दोनों के बीच में सिंहासन की प्राप्ति के लिए झगड़ा हुआ। सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर की सहायता मांगी, तो मलिक काफूर को अच्छा अवसर मिल गया। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने हमला किया, वीर पांड्य भाग गया। उसके बाद मलिक काफूर ने पांड्यों की जो राजधानी थी वीरधूल और लिंग महादेव के सोने के मंदिर को लूटा। धन की दृष्टि से मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण यही था। यहाँ से खूब ज़्यादा धन, वारंगल से भी ज़्यादा धन यहाँ से उसको प्राप्त हुआ। तो धन की दृष्टि से पांड्य राज्य का जो आक्रमण था वो सबसे सफल आक्रमण था।
इतिहासकार आर एस शर्मा कहते हैं कि मलिक काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होगी। मलिक काफूर अमीर खुसरो कहते हैं कि मलिक काफूर ने रामेश्वरम के हिंदू मंदिर को नष्ट करके वहां एक मस्जिद खड़ी की। फरिश्ता कहते हैं कि मलिक काफूर ने सेतुबंद रामेश्वरम में मस्जिद का निर्माण किया और हिंदू रायों में इतनी सहिष्णुता थी कि उन्होंने इसे तोड़ा भी नहीं बाद में। तो फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन को प्राप्त हुई संपत्ति महमूद गजनवी की प्राप्ति से कहीं अधिक थी। दक्षिण में मलिक काफूर ने बाद में फिर देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ईसामी के अनुसार देवगिरी के निवासियों ने काफूर के संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। जब मलिक काफूर ने दक्षिण में प्रवेश किया तो उसने जनता को अपने कृपालु सुरक्षा में ले लिया और एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचने दी। कहने का मतलब मलिक काफूर ने देवगिरी को हेडक्वार्टर बना करके फिर सारे दक्षिण को कंट्रोल किया। इतिहासकार वसाफ के अनुसार दक्षिण में मलिक काफूर की शानदार सफलताओं ने महमूद गजनवी की हिंदुस्तान विजय को ढक दिया। तो ये 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य की विजय मलिक काफूर के द्वारा पूरी हुई। 1312-13 में एक देवगिरी पर दूसरा अभियान और करना पड़ा, क्योंकि रामचंद्र देव के बाद में जो सिंघन देव था उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण करके सिंघन देव को परास्त कर उसे मार डाला और हरपाल देव को वहाँ का शासक 1313 में नियुक्त किया। तो इस प्रकार ये देवगिरी का दूसरा अभियान 1313 ईस्वी में पूरा हुआ। तो दक्षिण के जो अभियान हुए हमने पढ़े कि सबसे पहले 1307 में देवगिरी पर आक्रमण, उसके बाद में 1309 में वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पर आक्रमण, उसके बाद 1310 में आपके द्वार समुद्र के होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय पर आक्रमण और 1311 में मदुरै के पांड्य राज्य के ऊपर आक्रमण, जिसमें सुंदर पांड्य को सपोर्ट किया वीर पांड्य के अगेंस्ट। तो ये मदुरै का पांड्य राज्य का आक्रमण सर्वाधिक धन की दृष्टि से सफल आक्रमण था। और 1312-13 में एक बार फिर से देवगिरी पर दूसरा अभियान मलिक काफूर ने किया, क्योंकि वहाँ का जो शासक था सिंघन देव वो अधीनता नहीं मान रहा था। तब सिंघन देव को हटा करके हरपाल देव को मलिक काफूर द्वारा देवगिरी का नया शासक बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के जो भी अभियान थे उनका सबका नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने किया, जो कि उलुग खां और नुसरत खां ने गुजरात के बाज़ार से, खंबात के बाज़ार से 1000 दिनारी में ख़रीदा था। तो ये मलिक काफूर दक्षिण के अभियानों का सारा लीडर बना और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को सीधा साम्राज्य में न मिलाकर केवल उनसे अधीनता स्वीकार करवा के वार्षिक कर लेने में ही संतुष्ट हो गया, क्योंकि वो जानता था कि दक्षिण भारत के इन सुदूर राज्यों पर दिल्ली से प्रत्यक्ष बैठ कर के कब्जे में रख कर के शासन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि भौगोलिक दूरी ज़्यादा थी और संचार और यातायात की बाधाएं ज़्यादा थी। इसलिए समुद्रगुप्त की नीति अपनाते हुए उसने दक्षिण भारत के राज्यों को अधीनता स्वीकार करवा कर लेकर के ही वो संतुष्ट हो गया। तो जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, उनको उनके राज्य वापस सौंप दिए थे कर लेकर के, ठीक इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के जो ये देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य राज्यों के राजाओं से वार्षिक कर लेकर के अधीनता लेकर के उनको छोड़ दिया। कहा जाता है कि पांड्य शासक ने मलिक काफूर के अभियान के बाद में, चले जाने के बाद में भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन पांड्यों के ऊपर बाद में फिर कभी अभियान नहीं हुआ, क्योंकि पांड्य की दूरी दिल्ली से बहुत ज़्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी को जो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो सफलताएं मिली, उत्तर भारत में प्रत्यक्ष विलय की नीति समुद्रगुप्त की भांति अपनाई, दक्षिण भारत में उसने समुद्रगुप्त की तरह उनके राज्यों को अधीनता स्वीकार करके कर लेकर के छोड़ दिया। इसी कारण इतिहासकार स्टैनले लैनपूल समुद्रगुप्त को, मतलब इसको अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत युग का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अलाउद्दीन खिलजी के राजनीतिक अभियानों का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।